हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम अर्बन सिविलाइजेशन है और जो कि अपने देश में पाई गई, है ना। एक लंबे टाइम तक हमारे ऊपर इस बात का आरोप लगाया गया कि हम लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमारे ऊपर इस बात का आरोप लगाया गया कि हम लोग भूखे नंगे लोग थे, कंप्लीटली अनसिविलाइज्ड, बर्बर, जंगली टाइप के लोग थे, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता था, है ना। हम इतने असभ्य थे, इतने जंगली थे कि हम खाना भी नहीं खा सकते थे, कि खाना खाया कैसे जाता था। इस तरह का बेमतलब का बेहूदगी भरा आरोप हमारे ऊपर लगाया। लेकिन 1921 में हमने उनके ऊपर जोरदार तमाचा मारा और इस बात को प्रूफ किया कि तुम बहुत बकवास बात कर रहे हो। जब तुम्हारा इस पृथ्वी पर अस्तित्व नहीं था तो हम अर्बन सिविलाइजेशन में जिया करते थे। तुम बहुत बाद में आए। कैसे पता चला तुम बहुत बाद में आए? क्योंकि लगभग आज से 7000 ईयर्स पहले, 7000 साल पहले, समझो इस बात को। अभी तुम लोगों को समझा रहा था ना, ये जीरो है ना, 2023 साल चल रहा है, यहाँ 1 मान लो और यहाँ 7000 BC मान लो। हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ है, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ है और तुम्हारे गुरुजी पैदा हुए हैं यहाँ। जब हमारी सभ्यता थी तो तुम्हारे गुरुजी के पैदा होने से पहले, यानी ईसा मसीह के पैदा होने से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन 7000 साल पहले हो गई थी हमारे यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस सिविलाइजेशन को डिक्लाइन करना है, हम जिस सभ्यता में है अगर इसको डिक्लाइन करना हो, क्या ये सिविलाइजेशन, ये सभ्यता आज बनी? 10,000 साल पुरानी तो होगी ही, 5,000 साल पुरानी तो होगी ही। अरे हम 10,000 छोड़ दो, 2,000 तो माने, 1,000 माने, 1,000 साल पुरानी रही होगी ना। तो हम, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग हमसे ज्यादा बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले लोग थे, हमसे ज्यादा इन्वायरमेंट की चिंता करने वाले लोग थे, तो हम 1,000 के बजाय 2,000 कर लेते हैं। तो ये 2,000 इधर ले आओ। हाँ 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 हाँ, समझ पा रहे हो ना। तो इसको 7,000 को 2,000 और आगे लेके चलो 9,000, यानी कि जब तुम्हारे ईसा मसीह पैदा हुए उससे पहले हमारे यहाँ 9,000 में एक बेहतरीन सभ्यता जा चुकी है और कई दूसरी सभ्यताएं आ चुकी हमारे देश में। हाँ, क्या करी हो, समझ आ रहा है ना। तो जिस व्यक्ति ने हमें सभ्यता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, उसका खुद एग्जिस्टेंस नहीं था इस धरती पर और वो हमें सभ्यता का पाठ पढ़ाने आए। तो उनके मुंह पर जोरदार तमाचा तब लगा जब 1921 में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट हड़प्पा को खोजा। समझ आया। शुरुआत में ब्रिटिशों ने सोचा कि इनकी स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ेंगे, इनकी लिपि पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। आज तक कोई पढ़ भी नहीं पाया। लेकिन पहला जो उन्होंने जो हमारे साथ कॉन्फ्रेंस की वो ये कि हम इनकी स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब उन्होंने कार्बन डेटिंग की तो कार्बन डेटिंग से क्लियर हो गया कि बहुत पुराने लोग हैं और बड़ी शानदार सभ्यता में जी चुके हैं ये लोग, यानी कि इनके इंसेस्टर, यानी कि इनके जो पूर्वज थे बड़े शानदार और यूनिक टाइप के लोग थे। दुनिया में सबसे यूनिक पर्सनालिटी यहीं पाई गई, ये इस बात का पूरा एहसास हो गया था उन लोगों को। लेकिन अब उनके माइंड में था कि अगर हमने इनकी भाषा पढ़ दी तब तो इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद की भावना डेवलप होने लगेगी। और राष्ट्रवाद की भावना का मतलब क्या? सेम फीलिंग आने लगेगी, अपने पूर्वजों पर बड़ा प्राइड फील करने लगेगी। अरे हमारे लोग ऐसे थे तो हम गुलाम कैसे हो सकते हैं? हमारे दिमाग में गुलामी भर दी गई थी। ये कहा जा रहा था कि तुम आजीवन गुलाम रहोगे। कैसे हैं? आज हमारे गुलाम हो जी, कुछ समय पहले तुम मुसलमानों के गुलाम थे जी, कुछ समय पहले तुम यवनों के गुलाम थे जी, कुछ समय पहले तुम हुनों के गुलाम थे जी। इसका मतलब शुरुआत से तुम गुलाम रहे हो, यानी कि तुम कंप्लीटली जंगली थे और जंगली जानवर को सिक्योर करने के लिए, उसको सही दिशा में रखने के लिए उसको काबू में करना जरूरी होता है। इसलिए हम तुम्हें गुलाम बनाए रखे हैं ताकि तुम बवाल ना काटो। तुम क्या ना काटो? बवाल ना काटो। क्योंकि मैंने तुम्हारा इतिहास पढ़ा तो प्राचीन काल में मैंने पढ़ा तो तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में लड़ रहे थे। ब्राह्मण दलित को मार रहा था, दलित ब्राह्मण को मार रहा था, ब्राह्मण क्षत्रिय में बन नहीं रही थी, वो एक दूसरे को मार रहे थे। तो वहां भी तुम लड़के मर रहे थे। जब मेडिवल टाइम आया तो तब हिंदू और मुसलमान करके तुम मरने लगे, यानी कि एक दूसरे को मरने और मारने पर उतारू हो गए, यानी कि वहां भी तुमने मारकाट की। समझ आ रहा है? मॉडर्न टाइम में हम आए और हम तुमको अब सिविलाइज्ड बनाने आ गए, इसलिए तुम कम लड़ रहे हो। समझ आ रहा है? क्योंकि हम आए हैं इसलिए हम तुमको लड़ने ही नहीं दे रहे हैं। और तुम इसलिए नहीं लड़ रहे हो, इसलिए नहीं लड़ रहे हो क्योंकि हम आ गए हैं। और हम आ गए हैं का मतलब क्या है कि हम तुम्हें सिविलाइज्ड बना रहे हैं।
हम क्या बना रहे हैं तुम्हें? हम तुम्हें सिविलाइज बना रहे हैं, और तुम्हारे अंदर इतनी सभ्यता डाल चुके हैं कि तुम्हारा लड़ने का मन ही नहीं होता है, और तुम्हें लगता है कि लड़ाई करना बड़ा बेहूदगी वाला काम है, इसलिए तुम नहीं लड़ते हो। इसलिए तुम्हारा गुलाम बनाए रहना, तुम्हें गुलाम बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम सुधरने वाले एहसास हो गया इस बात तो सही कह रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ दादा भाई नौरोजी हुए, गोपाल कृष्ण गोखले हुए, इन लोगों ने बोला कि भारत पर अंग्रेजों का राज भगवान का वरदान है, यहां से अंग्रेजों को नहीं जाना चाहिए। भारत में अंग्रेजों को 200 साल नहीं, 2000 साल तक राज करना चाहिए। अगर ये यहां से चले गए तो ईश्वर का श्राप लग जाएगा हमारे ऊपर। फिलहाल वरदान है, क्योंकि ये है, क्योंकि हम कंप्लीटली अनसिविलाइज्ड, बर्बर, जंगली टाइप के लोग, हमें कंट्रोल करने के लिए इनका रहना बहुत जरूरी, नहीं तो मारने लगेंगे एक दूसरे। ऐसी मेंटालिटी भर दी गई थी हमारी। आगे क्या? हाँ, फोन क्यों नहीं उठाते यार? तो अब सोचो, इस तरह की अगर मानसिकता तुम्हारे अंदर भर दी जाए, है ना, तुम्हारे अंदर ये मानसिकता भर दी जाए, तुम खुद सोच के देखो इस बात को कि तुम पढ़ते रहे अपने समाज में रहते रहे, एक दिन कोनो आदमी तुमको पूर्वज, एक बुजुर्ग टाइप के दादाजी मिले, वो तुमको देखे, तुम्हारा परिचय पूछे, तो तुमसे कहने लगे बेटा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अब क्या कहें, कह दे रहे हैं क्या कि तुम्हारे जो पूर्वज थे वो आतंकवादी थे, तो तुम्हें कितना खराब लगेगा, कितना गिल्ट फील होगा। वो आदमी अगर ये कह दे कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अब बात आई गई तो कह दे रहे हैं, तुम्हारे जो पूर्वज थे, तुम्हारे दादा परदादा, उन्होंने देश के साथ बड़ी गद्दारियां की, वो आतंकवादी टाइप के थे यार, कितना गिल्ट फील होगा उस आदमी को, बहुत बुरा लगेगा। और अचानक से कोई दूसरा आदमी मिले, वो ये कहे, तुम अपना परिचय दिए, पूरा दादा तक लेके गए अपना खानदान, अचानक उसको याद हुआ, अरे तेरी, मैंने सुना यार तुम्हारे खानदान के लोग बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे, गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, कई बार जेल गए, देश के लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आप देखो तुम्हारा राष्ट्रवाद खूब चरम सीमा पर आ गया। अच्छा, हम ऐसे लोगों के संतान हैं, आइए हम ऐसे लोगों के संतान हैं। अब तुम्हें प्राइड फील होगा कि नहीं प्राइड फील होगा? तुम्हारा जो जोश था वो बढ़ जाएगा। अच्छा, हमारे अंदर फलाने का ब्लड चल रहा है ना, हमारे अंदर ऐसा शुद्ध रक्त बह रहा है, ये फिलॉसफी आती है, शुद्ध रक्त बह रहा है। क्योंकि हिटलर कहता था ना हायर ब्लड के लोग हैं हम, आर्यंस को बोलता था कि हम हायर ब्लड के लोग हैं। तो तुम्हारे अंदर, तुमको ये एहसास दिलाया जाएगा कि तुम्हारे अंदर शुद्ध रक्त है, तो शुद्ध रक्त का संचार हो रहा है, प्योर ब्लड है तुम्हारे अंदर। तब तुम्हें लगेगा ओहो, मतलब हम बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। तब तुम्हारे अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है वो और ज्यादा आएगी, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा बढ़ेगा, समझ आया? तो हमारे कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया गया था, हमारे कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था, हमारी राष्ट्रीयता को पूरी तरह से अंग्रेजों ने कुचल दिया था। और अंग्रेज इस बात को जानते थे कि अगर किसी व्यक्ति को पॉलिटिकली, राजनैतिक तरीके से हमेशा के लिए अगर आप किसी को गुलाम बनाना चाहते हो तो सर्वप्रथम उस आदमी को सांस्कृतिक तरीके से गुलाम बना दो, क्योंकि व्यक्ति राजनैतिक तरीके से तो आजाद हो सकता है लेकिन वो चाह करके भी सांस्कृतिक रूप से आजाद नहीं हो पाता है। इसलिए एक बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट होता है कि 1947 में भारत को राजनीतिक आजादी मिली, सांस्कृतिक आजादी आज तक नहीं मिली। और इसी के साथ ये स्टेटमेंट जोड़ा जाता है कि 1947 में हमें रॉबर्ट क्लाइव से मुक्ति मिली, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के हर घर के दरवाजे के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने हमको राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने हमारी संस्कृति के साथ हमको गुलाम बनाया। उसने कहा तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी सभ्यता निहायती बकवास है, हमारी फिलॉसफी को मानो, हमारी सभ्यता को मानो, हमारी कल्चर को मानो। हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता दुनिया की सबसे बेहतरीन सभ्यता है। सबसे ज्यादा प्रभाव उन्होंने अपना दलितों के ऊपर छोड़ा। किसके ऊपर? दलितों के। और सबसे पहली बार जो गिरफ्त में आए तो हमारे यहाँ दलित भाई आए। कैसे? एक बात बताओ, तुम्हारा इस हिंदू धर्म में कोई औकात है? हाँ, औकात तो कुछ नहीं। मंदिर में जाने दिया जाता है? नहीं जाने देता। हमारे यहाँ चर्च में आओ, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ तुम भाई बनोगे, पूरी इक्वालिटी हमारे यहाँ।
तुम्हें पूरी भाई समानता जो भी इक्वालिटी होती है वो सारी मिलेगी, सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। इनके यहाँ तुम दोयम दर्जे के आदमी हैं यार, जब चाहते हैं तुम्हारी गर्दन काट देते हैं, मार देते हैं तुमको, तुमसे अपने घर का काम कराते हैं, तुम्हारे साथ खाना पीना नहीं करते, तुम्हारे साथ रोटी का और बेटी का संबंध नहीं रखते हैं, हम सब कुछ रखेंगे। जब दलित इस प्रभाव में आया, उसको लगा कि यार समानता है यहाँ पर, तो वहां पर गए, तो वो दलित व्यक्ति वहां पर भी दलित बना, वहां भी दलित बना। तो मुसलमानों ने भी यही बात कही कि हम तो मिलते मुसलमान ईमान की बात करते हैं, हम क्योंकि मुसलमान हैं और हम सारे के सारे इक्वलिटी की बात करते हैं, हमारे यहाँ कोई जातिवाद है ही नहीं, हमारे यहाँ व्यक्ति सिर्फ इस्लाम है और सिर्फ मुसलमान है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। दलित भाई फिर प्रभाव में आए, अच्छा ऐसा है, तो वहां गए तो वहां पसमानदा बनाए गए। ये पसमानदा कौन है? वो वहां की सबसे अनटचेबल जाति है, उनको मुसलमान भाई सुना पसंद नहीं करते। पसमानदा मुसलमान, अनटचेबिलिटी छुआछूत, उनके साथ वो बात तक नहीं करते, उनको मुसलमान मानते ही नहीं। पहली बात, पसमानदा जो मुसलमान है उनको दुनिया में सिर्फ एक राष्ट्र है जो उनको मुसलमान मानता है, दुनिया का कोई मुल्क, उनको 56 मुल्क है इस दुनिया में, कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू शरीयत, संविधान तो छोड़ दो, कंप्लीटली शरीयत के अकॉर्डिंग अपना संविधान चलाते हैं, कुरान और हदीस के आधार पर। 56 मुल्क हैं ऐसे, जिनमें पाकिस्तान भी एक नाम आता है, और ऑफिशियली इस बात को अनाउंस करते हैं कि हम इस्लामी कल्चर को मानते हैं और शरीयत के आधार पर शासन लागू करेंगे। ऐसा भारत बोल सकता है? कभी वो संभव ही नहीं है। लेकिन अदर कंट्रीज में, और अदर कंट्रीज में 56 कंट्रीज हैं जो सीधे सीधे अनाउंस करती हैं कि हम अपना शासन कुरान और हदीस के आधार पर चलाएंगे, और वो सारे के सारे 56 मुस्लिम कंट्री पसमानदा मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं है, सिवाय भारत के। भारत कहता है कि नहीं, पसमानदा मुसलमान भी मुसलमान हैं, पाकिस्तान बगल वाला मुल्क उनको मुसलमान मानता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत लास्ट के दर्जे के लोग हैं। जैसे अपने यहाँ कभी स्थिति हुआ करती थी चांडाल की, वही स्थिति मुसलमानों में, पसमानदा मुसलमानों की है। समझ आ रहा है? पसमानदा मुसलमानों के साथ भारत का बहुत ज्यादा प्रेम था? नहीं, कोई भारी प्रेम नहीं था। बीजेपी जब से आई तब से पसमानदा मुसलमान बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए। जब से बीजेपी आई 2014 से, तब से बहुत ज्यादा हाईलाइट में हुए कौन? पसमानदा मुसलमान। क्योंकि बीजेपी को लगा कि सारे मुसलमान, ये जो खान और पठान टाइप के मुसलमान हैं, वो हम नाक रगड़ के रह जाएं, ये हमको वोट देंगे नहीं। जिस तरह से हमारे दलित भाइयों को मुसलमानों और क्रिश्चियनों ने अपनी फेवर में लिया कि स्थिति खराब है तुम्हारी, इनके साथ मत रहो, यही स्थिति तो हम भी कर सकते हैं ना। तो उनको बताया गया तुमको तो मुसलमान मानते नहीं, मैं मानता हूं तुमको, तुम मुसलमान हो, सच्चे मुसलमान हो, तुम हमें वोट दो, हम देखो तुम्हारी पूरी नागरिकता, तुम्हारा सब कुछ बराबर का न दिला दें, बताना तुम्हें नौकरी में बराबर का आरक्षण मिलेगा, उनसे ज्यादा रिजर्वेशन तुमको देंगे, तुम्हें मुख्य धारा में लेके आएंगे। पसमानदा मुसलमान खुश हो गए, बहुत सुंदर बात। हमारी पार्टी बीजेपी, सारा वोट मिला बीजेपी को, इसको कौन सा मुसलमान दिया? पसमानदा मुसलमान। इसलिए पसमानदा मुसलमान किसके फेवर में आ गया? सब दुनिया को पता चला कि मुसलमानों में एक कौम पाई जाती है जिसको पसमानदा मुसलमान कहते हैं। भारत के मुसलमानों को पता ही नहीं था कि ये भी मुसलमान होते हैं, और ये भारत में है, और अच्छा खासा वोट बैंक इनके पास। इसकी पहचान पहली बार बीजेपी पार्टी ने की। कांग्रेस वाले कर नहीं सकते थे, क्योंकि कांग्रेस वालों को वोट चाहिए था शिया और सुन्नी का। अगर तुम पसमानदा के पास चले जाओगे तो शिया सुन्नी देंगे नहीं। बीजेपी को 100% भरोसा है कि सुन्नी देना नहीं है, सुन्नी वोट देगा नहीं हमको, तुम जाए क्यों? उसके जो खिलाफ में उनके साथ जाओ। तो उनके खिलाफ कौन थे? पसमानदा। तो उनके पास गए और वहां के लोगों को मुख्य धारा में लेके आए। ध्यान से समझना, बीजेपी में जितने भी मुसलमान शामिल हुए हैं, खूब ढंग से अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक भी सुन्नी मुसलमान नजर नहीं आएगा, एक भी सुन्नी मुसलमान नहीं है उसमें। या तो पसमानदा मुसलमान शामिल है उनके मुख्य धारा में, या तो शिया शामिल है। सुन्नी हमको पसंद नहीं करता है, सुन्नी पाजे तो गर्दन काट दे मोदी और योगी की। समझ में आ रहा है? तो हमारे यहाँ ही जातिवाद नहीं था, आपके यहाँ हमसे भयानक जातिवाद था। समझ में आ रहा है? अरे मुसलमानों में बहुत सारी जातियां हैं। हाँ, और क्या, अहमदिया हैं, बरेलवी हैं, पसमानदा हैं, ये कौन है? देवबंदी हैं, ये भी तो मुसलमान हैं। और सब एक दूसरे से लड़ते हैं, कौन एक दूसरे को पसंद नहीं करता, सब एक दूसरे की गर्दन काटने पर लगे है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, मेरी बात समझो इस बात को। एक सुन्नी आदमी इस बात को बोलता है कि एक हिंदू आदमी के साथ दोस्ती हो सकती है, लेकिन एक शिया आदमी के साथ दोस्ती नहीं हो सकती।
क्योंकि एक शिया कभी सुन्नी नहीं बनेगा और एक सुन्नी कभी शिया नहीं बनेगा, लेकिन एक शिया हिंदू हो सकता है। मतलब समझो बात को, शिया की नजर में एक हिंदू शिया हो सकता है, सुन्नी की नजर में एक हिंदू सुन्नी हो सकता है, लेकिन सुन्नी कभी शिया नहीं होगा और शिया कभी सुन्नी नहीं होगा। इसलिए वो हम आपस में हिंदू से ज्यादा बैर रखते हैं। कैसे भाई? अगर हम कन्वर्ट करें खुद को, अगर शिया के प्रभाव में आए तो हम क्या बनेंगे? शिया बनेंगे, शिया बनेंगे ना, तो हम उनके कौम में चले जा सकते हैं एक समय। मतलब उनका कहने का मतलब है कि हमारे अगर किसी हिंदू के साथ दोस्ती करते हो तो उसके साथ उम्मीद कर सकते हो कि वो कभी शिया बन सकता है, लेकिन एक शिया आदमी कभी विश्वास नहीं करेगा कि एक सुन्नी आदमी कभी शिया बनेगा। अरे नाम से पहचान होती है, नाम बताओ हम बता देंगे शिया की सुन्नी, हम तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन आसानी से नाम के आधार पर आप पहचान नहीं पाएंगे। इसके लिए आपके पास बड़ा अनुभव होना चाहिए। हाँ सब रहते हैं, लेकिन हमेशा जैसे जब आप गांव में जाओगे तो गांव में सारे लोग पाए जाते हैं, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, दलित भी, शूद्र भी, सारे पाए जाते हैं। लेकिन इस बात को उस गांव में आसानी से क्लेरिफिकेशन किया जा सकता है ना कि कहाँ ब्राह्मण वाले हैं, कहाँ दलित वाले हैं, होता है, पूरा क्लियर होता है कि ये मिश्रा वाला टोला है, ये शुक्ला वाला टोला है, ये ठाकुर साहब वाला टोला है, ये दलितों वाला टोला है, पूरा क्लियर रहता है। ठीक उसी तरह से मुसलमानों में भी न, कभी संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे एक दूसरे गर्दन काट दें वो पास जाए तो, समझ आ रहा है? तो कभी संभव नहीं है। यानी कि जितने भी इनके लोग हैं वो सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। कोई, ये कहा जाता है कि मुसलमानों में भयानक एकता है, कुछ एकता नहीं है, वो सब एक दूसरे के साथ लड़ने और मरने को रेडी है। ठीक उसी तरह से ईसाइयत में है। ईसाइयत में अगर मतभेद न होता तो कभी अमेरिका बनता ही नहीं। अमेरिका बना ही इसलिए क्योंकि ईसाइयत में प्रॉब्लम आई, क्योंकि वहां कैथोलिक थे, कैथोलिक के बाद वहां प्रोटेस्टेंट हुए, प्रोटेस्टेंट को वहां मारा गया। किसने मारा? कैथोलिकों ने मारा। तो जब प्रोटेस्टेंट मारे जाने लगे, उनको अपनी जान की लानत पड़ी कि हम यहाँ मार दिए जाएंगे ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन से वही ब्रिटिश जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मान लिए थे वो भाग गए कि हाँ अगर ब्रिटेन में है तो मार दिए जाएंगे, तो भाग के कहाँ गए? अमेरिका गए, तो वहां अपनी कॉलोनी बना ली। जब ब्रिटेन वाले उसको पता चला, यानी कि कैथोलिक वालों को पता चला कि हमारे ही लोग वहां पहुंच गए और वो ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, तो वहां गए, उनको गुलाम वहां बना लिए, क्योंकि वो कैथोलिक नहीं मानते थे, प्रोटेस्टेंट मानते थे। तो अगर धर्म की लड़ाई ना होती तो अमेरिका जैसा जो आज कॉन्टिनेंट है वो हमारे देश में पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ना तो खोजने जाते ना कुछ होता हमारा। अमेरिका का बेसिक मतलब समझो, खूब अंतर से, खूब आसानी से, बहुत कॉमन भाषा में अंतर समझा रहा हूं, अमेरिका का आसानी से समझ में आ जाएगा। ब्रिटेन ही अमेरिका है, अमेरिका ही ब्रिटेन है, सिंपल बात। कैसे? ब्रिटेन में एक धर्म चलता था जिसको कहते थे कैथोलिक। बाद में जैसे अपने यहाँ हिंदू धर्म चलता था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाले आए, गदर काटे भी नहीं काटे, तो फिर जैन और बौद्ध रहने लगे, कोई दिक्कत हुई? नहीं दिक्कत हुई। ठीक उसी तरह से ब्रिटेन में एक धर्म चलता था ईसाई धर्म में जिसको कहते थे कैथोलिक। क्या कहते थे? कैथोलिक। कैथोलिक में जो पादरी और चर्च के लोग थे वो इतने आलसी, अकर्मण्य हो गए थे, इतने भोग विलासी हो गए थे और दुष्ट हो गए थे, अहंकारी हो गए थे। उनको लगता था कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, और जनता से बहुत भयानक टैक्स लेने लगे थे। जनता परेशान हो गई थी, लेकिन जनता को लगता था हमारे प्रतिनिधि हैं, गॉड के प्रतिनिधि हैं, तो ये जो कहेंगे वो सही कहेंगे। एक लंबे टाइम तक उनकी बातें पादरियों की लोगों ने माना। उन पादरी लोगों ने, चर्च लोगों ने यहां तक बोला कई बार कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर नहीं लगाती, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आज गलत हो गई बात। वो ये आज तक बोलते थे। अभी 10-15 साल 20 साल पहले वहां के पादरी लोगों ने, चर्च लोगों ने कहा नहीं हमारी थ्योरी गलत थी। बाइबल में आज तक लेकिन ये बात कोट है क्या कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आज भी इस बात पे बाइबल में बात लिखी हुई, कितनी गलत बकवास बात लिखी गई। वो कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो चपटी है, लेकिन हमको पता है, बताया गया कि पृथ्वी गोल है। उनकी बाइबल में ये लिखा हुआ है। आज भी अपनी गलती नहीं मान रहे। तो कहने का भाव वो कि वो जो बताते थे उनको लगता था कि हम ही जो बता रहे हैं वो सही है। इस बात के खिलाफ कुछ लोग उठे और उनका प्रोटेस्ट किए, यानी कि विरोध किए। क्योंकि प्रोटेस्ट किए इसलिए कहलाए प्रोटेस्टेंट। क्या कहलाए? प्रोटेस्टेंट कहलाए। अब एक बात बताओ, हिंदू धर्म से कौन बगावत करेगा तो हिंदू धर्म वाले मानेंगे? छोड़ेंगे? उसको मारने की पूरी कोशिश करेंगे। मार दो इस आदमी को, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहा है बोल रहे हैं ना हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप। हिंदू धर्म वाले बहुत खफा है, ये बहुत गंदा आदमी है, मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है, फिर फिरा है, मानसिक रूप से विकलांग हो गया है,
सारी बकवास बातें चल रही है उसके खिलाफ, लेकिन वो अपने हिसाब से सही बोल रहा होगा। ठीक उसी तरह से कैथोलिक पादरियों को लगा कि प्रोटेस्टेंट वाले दुष्ट हैं, नास्तिक हो गए हैं, भगवान को यानी कि ईसा मसीह को नहीं मान रहे हैं, जबकि वो मान रहे थे। लेकिन वो कह रहे, वो खिलाफ किसके थे? पादरियों के खिलाफ थे कि आप जो ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, इतना भोग विलास में जीवन जी रहे हैं, हम आपके खिलाफ किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ईसा मसीह को मानते हैं, लेकिन आप जो भोग विलास में जी रहे हो ये गलत है। एक एक पादरी 10-10 लड़कियों के साथ शादी किए पड़ा है और वो अपने आप को पादरी बता रहे हैं। कैसे संभव यार, कैसे संभव? तो इसी बात का वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तब कैथोलिक पादरियों को लगा यार ये तो हमारी दुकान खतरे में, इसलिए प्रोटेस्टेंट के लोगों को मारने लगे। तो प्रोटेस्टेंट को लगा यार अब हम मारे जाएंगे तो हम कहां जाएं, तो भाग के आए अमेरिका। कहां भाग के आए? तो ब्रिटेन के ही लोग तो भाग के कहां आए? अमेरिका है। लेकिन बस अंतर इतना था कि जो ब्रिटेन में रह गए वो कैथोलिक थे जो मार रहे थे, और जो भाग के आए ब्रिटिश वो क्या थे? वो प्रोटेस्टेंट थे। तो वो प्रोटेस्टेंट थोड़ा मॉडर्न आइडियोलॉजी के थे, तो वहां पर उन लोगों ने डेवलप करना स्टार्ट किया, अमेरिका को पूरी तरह से बढ़िया बसा दिया। लेकिन ब्रिटेन के लोग यानी कि प्रोटेस्टेंट जब अमेरिका में आए तो वहां उनका सामना हुआ रेड इंडियन के साथ, जो वहां के नेटिव लोग थे, जो काले लोग थे। जैसे बराक ओबामा, वो नेटिव आदमी था, वहां का लोकल आदमी था, उसके एंसेस्टर वहां के लोकल लोग थे। तो ये जब ब्रिटिश यानी कि प्रोटेस्टेंट वहां पर पहुंचे तो उन काले लोगों को देखा कि ये बहुत अनसिविलाइज्ड बर्बर लोग हैं, ये तो मारने पीटने की बात करते हैं। उनको, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ज्यादा जानते नहीं थी टेक्नोलॉजी के बारे में, थोड़ा बहुत जान गए थे, ठीक है, तो उनको उन्होंने शस्त्र के माध्यम से, बंदूकों के माध्यम से उनको जीत लिया, उनके इलाकों को जीत लिया, इलाकों पर कब्जा कर लिया, और इलाकों पर कब्जा करके उनकी मतलब खोपड़ी में बंदूक लगा के अब हमारी तुम गुलामी करोगे। उन नेटिव लोगों को, उन काले लोगों को अपना गुलाम बना लिया और फिर खुद को डेवलप करना लगे। फिर ब्रिटेन के कैथोलिक लोगों को पता चला है वहां तो बड़ा काम हो रहा है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो वहां पहुंचे कैथोलिक लोग, क्योंकि कैथोलिक यहाँ हावी थे तो वहां भी हावी हुए। उन्होंने कहा अब तुम हमारी कॉलोनी हो, जैसे भारत कॉलोनी थी, अब तुम हमको टैक्स पे करोगे, नहीं टैक्स पे करोगे तो यहाँ भी कब्जा कर लेंगे, यहाँ भी मारेंगे तुम। प्रोटेस्टेंट का यार वहां तो मार रहे थे, यहाँ भी मारोगे, इससे बढ़िया है कि चलो हम टैक्स देते रहेंगे। शुरुआत में एग्जिस्ट करने के लिए कुछ दिन तक टैक्स दिए, लेकिन जितना उन्होंने हमारे देश को लूटा, जितना हमारे लोगों को मारा, उतना अपने लोगों को नहीं मार पाए। क्यों? क्योंकि वो भी तो ब्रिटिश ही थे। भाई तुम अपने भाई को समझते हो ना अच्छे से, तुम्हारा भाई कहाँ मजबूत है कहाँ कमजोर है, उससे बराबर लड़ सकते हो। लेकिन जिस दुश्मन के बारे में तुम्हें पता ही नहीं हो कैसा है, कितना ताकतवर है, कितना कमजोर है, उससे तो मारे खाएंगे। हम लोगों की स्थिति यही थी, क्योंकि वो अमेरिका के लोग ब्रिटिश लोगों को समझते थे, उनके लूपहोल समझते थे, इसलिए उन लोगों ने हमेशा लड़ाई की। और उन्होंने पता था कि ये बहुत दिनों तक टिकने वाले लोग नहीं है, इनके साथ लड़ेंगे और जीत जाएंगे। यही वजह है कि दुनिया की पहली रेवोल्यूशन जो हुई वो अमेरिका में हुई। दुनिया की सबसे ज्यादा स्वतंत्रता में जीने वाले लोगों ने सबसे पहले स्वतंत्रता की मांग की, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा आजादी मिली हुई थी इस दुनिया में, उस आदमी ने सबसे पहले आजादी की डिमांड की। और जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा सताए मारे हुए लोग थे, उन्होंने सबसे बाद में आजादी की मांग की, इंक्लूडिंग भारत। नहीं कि हमारे पास कोई आजादी नहीं थी, कोई फ्रीडम नहीं था, हमें मारा जा रहा था, कुचला जा रहा था, हमें आजादी का मतलब ही नहीं पता था, स्वतंत्रता क्या होती है हमको पता ही नहीं था, इसलिए हमने सबसे बाद में मांगा कि भैया आजादी दे दो उनको। और अमेरिका के लोगों को खूब आजादी थी और उनको और आजादी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मांगा। हाँ, ये स्टार्ट हुआ था, आ रहा है समझ में, यानी कि अमेरिका ही भारत है, वो ब्रिटेन है, और ब्रिटेन ही क्या है, समझ आ गया? वहां अलग लोग नहीं है, वो ब्रिटिश लोग ही हैं। वहां ओरिजिनल जो लोग हैं उनको रेड इंडियन कहा जाता है, अमेरिका के जो लोग हैं उनको रेड इंडियन कहा जाता है। कोलंबस ने खोज की थी, कोलंबस को इस बात का कभी क्रेडिट नहीं मिला, बस अमेरिका में कोलंबस को इतना क्रेडिट मिला कि उसके नाम पर एक छोटा सा शहर बना दिया, कोलंबिया। इतना ही क्रेडिट मिला उस आदमी को। जो एक बहुत बाद में आदमी गया जिसका नाम था अमेरिगो, और उसी के नाम पे पूरा शहर, पूरा देश बना दिया अमेरिका। दो लोग गए थे, सबसे पहले कोलंबस गया था, तो उसको इतना क्रेडिट दिया कि कोलंबिया नाम का एक शहर छोटा सा बनाया। बाद में जो गया अमेरिगो, उसके नाम पे पूरा शहर, देश बना दिया। हाँ, भारत में वास्को डी गामा का कोई रोल नहीं था, 1498 में बसा आया था, बड़ा दुष्ट आदमी था, हम लोगों को बहुत अच्छा समझाया जाता था, निहायती बकवास, बहुत ही दुष्ट आदमी था, बहुत खूंखार आदमी था, बहुत दरिद्र आदमी था, मगर ऐसे समझो। इस्लामिक कंट्री में हिंदू मतलब इंडिया में मुसलमानों की फतवा जारी किया जाता है, फतवा? इस्लामिक कंट्री में हिंदुओं की मतलब हाँ, हमारे यहाँ मतलब जैसे इस्लामिक कंट्री के वहाँ पे ना ना ना, कभी कभी
हमारे यहाँ जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 20% थी। आज 0.5% नहीं है। तो कहां गए सारे हिंदू? ऊपर दिए गए, या तो कन्वर्ट करा दिया गया उनको, या तो कन्वर्ट हो गए या तो मार दिए गए। हमारे यहाँ जब आजादी हुई, जब पार्टीशन हुआ, तो हमारे यहाँ मुसलमान थे 5%, आप 30% पे खेल रहे हैं। और जिस भी मुल्क में वो 50% पे खेलते हैं, वो मुल्क हमेशा के लिए निजाम मुस्तफा होता है, हमेशा के लिए निजाम मुस्तफा बन जाता है। निजाम मुस्तफा मतलब इस्लामिक कंट्री हो जाता है। वो मात्र 50% पे आने की दिक्कत है, 30% पे खेल रहे हैं फिलहाल, और 20% जिस दिन हो रहा है तो तुम निजाम मुस्तफा पे आओगे, अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही सब बोलोगे। हाँ, और कुछ? अब आगे आओ, समझ आ रहा ना? यानी कि कुल मिला के हमें पता नहीं है, हमें हमारी सभ्यता के बारे में, हमारी कल्चर के बारे में हमें बताया ही नहीं जाता है। इस वजह से हम बड़ी हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि हमारे लोग बहुत ऐसे लोग थे, उल्टे सीधे जंगली टाइप के। लेकिन ये बहुत हकीकत है, साइंटिफिकली इस बात को प्रूव किया जा चुका है कि दुनिया की जो पहली सिविलाइजेशन है वो पहली बार भारत में पाई गई। उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन है। यानी कि दुनिया को हमने बहुत सारी चीजें दी। अगर हम दुनिया में ना होते तो दुनिया को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, है ना? वो कहते हैं कि हमने तुमको सिविलाइज्ड बनाया। मैथिली शरण गुप्त बोलते हैं, हमने दुनिया को शिक्षा दी, ज्ञान दिया, आचार मतलब रहना कैसे है, जीना कैसे, लाइफ को सर्वाइव कैसे करना है, आचार दिया हमने तुमको, व्यवहार कैसे करना है वो दिया, विज्ञान दिया हमने तुमको, सब कुछ तो दिया हमने तुमको, दर्शन दिया हमने तुमको, जीरो दिया हमने तुमको, तब जाकर के दुनिया आगे जा रही है। और तुम बताते हो कि हम अनसिविलाइज्ड लोग थे। ये बात कहते हुए तुम खुद अनसिविलाइज्ड प्रतीत होते हो। और ये बात दुनिया में तब ब्रिटिश लोगों ने और अमेरिकन लोगों ने इस बात को बाद में एक्सेप्ट किया जब यहाँ से एक बहुत महान थिंकर स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में गए। तब धर्म के बोले थे, तब वहाँ की पत्रिकाओं ने, जिसने हमारे धर्म की भयानक तरीके की आलोचनाएं की थी, वहाँ की पत्रिकाओं ने, वहाँ की मैगजीन्स ने इस बात को बोला कि आज विवेकानंद को सुनने के बाद हमें अपने छोटेपन का एहसास हो रहा है। क्या बोला था? आज हमें अपने छोटेपन का एहसास हो रहा है। हम उस देश को सिविलाइज्ड बनाने के लिए गए हैं, हम वहां के नागरिकों को सभ्य बनाने के लिए गए हैं जहां पर विवेकानंद जैसे लोग पैदा हुए हैं। आज हमें अपने सच में छोटेपन का एहसास हो रहा है। तो उस आदमी ने कितना क्रांतिकारी परिवर्तन किया होगा वहां शुरुआत में, बाद में नहीं। शुरुआत में हुआ था, बाद में हाँ सुनने के बाद। अरे सुनने के बाद तो स्वागत हो रहा था और आदमी उनका वेलकम कर रहा था ना। ये तो सिर्फ बता ही जाती हैं यार। उस आदमी ने लगातार जितने दिन सेमिनार हुआ उतने दिन बोला हुआ आदमी। जनता को साइलेंट करने के लिए कहा जाता था कि विवेकानंद को बुलवाओगे तब शांत होंगे। कौन और बोलने आता था तो लोग हल्ला काटने लगते थे। हाँ आया सुन, कई बार वो स्पीचेज हुई तो लोग शांत होते थे तब जा करके, और जब वो बोलना स्टार्ट करते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंट होता था। इतना शानदार बोलते होंगे वो। और जितने दुनिया के शानदार लोग हुए वो बहुत कम जिए, बहुत कम लोग जिए। जो शानदार लोग हुए बहुत कम जिए। जैसे आचार्य शंकर 32 साल जिए और मर गए, मात्र 32 साल बाद जिंदा रहा। लेकिन 32 साल में उसने इतना बड़ा परिवर्तन किया, इतना बड़ा चेंज किया जैसा वही सामने। विवेकानंद भी बहुत कम जिए। हाँ 39 में के आसपास वो जिंदा रहे और उसके बाद डेथ हो गई उनकी। है ना कि 32 साल में, 39 साल में लोगों ने बड़ा परिवर्तन किया। और यही उम्र है तुम्हारी, यही उम्र है। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने महान क्रांतिकारी कदम उठाए और उन्होंने पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश की, वो यही उम्र थी। गौतम बुद्ध 29 साल की अवस्था में घर छोड़ देते हैं, बीबी छोड़ देते हैं और वो दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर बनते हैं। गौतम बुद्ध 29 साल की अवस्था। तुम्हारी होने वाली कुछ दिन बाद नहीं होने वाली। अरे 2-4 साल बाद हो जाएगी कुछ लोगों की। अबे चलो हम कह रहे 10 साल बाद हो जाएगी, 10 साल में हो जाएगी ना। यानी कि 10 साल की आने की जो अवस्था है वो गौतम बुद्ध वाली है। फिलहाल तुम सिद्धार्थ हो तो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की प्रक्रिया में हो, ज्यादा अंतर है नहीं। तो 10 साल में तुम्हें दिशा चेंज करनी है पूरी दुनिया की, तो कमंडल उठाना चाहिए 10 साल के बाद। महावीर स्वामी 30 साल की अवस्था में घर छोड़ दिए। मतलब उस आदमी को एहसास हो गया 29 से 30 साल की अवस्था में कि जो ये हमारे साथ में स्त्री है ये हमारे बंधन का कारण है। अगर ये रहेगी तो जीवन में कुछ नया नहीं किया जा सकता। हाँ नरेंद्र जी 21 साल में हो गए थे। आचार्य शंकर तो बचपने में चले गए थे, उनको बचपने में एहसास हो गया था। वो थोड़ा सा ज्यादा दृष्टा वाले थे।
उनको समझ में आ गया था पत्नी पत्नी नहीं होती, सिर्फ पनौती होती और कुछ नहीं। बहुत जल्दी एहसास हो जाता कुछ लोगों को। समझ में आ रहा है? कल तुम लोगों को समझा ही रहे थे कि दुनिया में पहली बार जो ब्लेम की गई स्त्री है वो उसका नाम है, यानी कि पहली बार इस दुनिया में जो संकट आया वो एक स्त्री के कारण आया। और आज तक 2023 में जितने भी संकट आते हैं वो एक स्त्री के कारण होते हैं। ये आज तक बताया गया हम लोगों को? नहीं बताया जाता, बताया जाता है। जो भी कारण होते हैं, अगर दुनिया में कोई भी घटना घटित होगी उसके पीछे कारण स्त्री मानी जाती है तो धन माना जाता है। दुनिया में किसी भी घटना के घटित होने के सिर्फ दो कारण, एक स्त्री और एक धन। तीसरा कोनो कारण होता ही नहीं, तीसरा कोई कारण नहीं होता। और तीसरा कारण अगर कौन बता रहा है वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन दे रहा है, अपने मन की बातें बता रहा है बस, और कुछ नहीं। सिर्फ मूलभूत बातें दो, एक धन और एक स्त्री। नहीं, मैं बता क्यों रहा हूँ? तुम खुद रेशनल माइंड के लोग हो, तुम खुद इस बात का एनालिसिस करो एक दिन जाके, तुम्हें एहसास होगा इस बात को। ठीक? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने बताया कि दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता थी, है ना? ये दुनिया की पहली मातृसत्तात्मक सत्ता थी। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। यानी कि आज की सोसाइटी जो है हमारी वो पुरुष प्रधान है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मातृसत्तात्मक सत्ता के लोग थे। यानी कि इनके समाज में जो महिलाएं होती थी वो मुखिया होती थी, घरों की समाज की मुखिया होती थी, प्रशासन में इनकी हिस्सेदारी हुआ करती थी। यही स्थिति हमारे वैदिक संस्कृति में भी देखी गई, यही स्थिति हमारे यहाँ सातवाहन डायनेस्टी में भी दिखाई देती है। हम भी आज इस 21st सेंचुरी में आज भी अपनी आइडेंटिटी हम लोग अपने फादर के साथ देना पसंद करते हैं, लेकिन सातवाहन डायनेस्टी में वहां के जो राजा होते थे वो अपनी आइडेंटिटी अपनी मदर के साथ बताते थे। लाइक गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यानी कि गौतमी का बेटा सातकर्णी, वशिष्ठी का बेटा कौन? पुलमावी। हाँ, ऐसी बात बोली जाती है। हमारे यहाँ जितने भी पुरुष हैं, पुरुष देवता से पहले हम महिला देवता का सम्मान करते हैं। राधे कृष्णा, उमा शंकर, सीताराम, नाम पहले किसका आ रहा है? स्त्री का नाम पहले आ रहा है। इतना सम्मान लेडीज को आज तक किसी संस्कृति ने दिया ही नहीं जितना हमारी संस्कृति ने दिया। लेडीज का नाम पहले आ रहा है, सीताराम। राम सीता कभी जल्दी सुनते हैं? सही नेम क्या है? सीताराम। सही नाम क्या है? उमा शंकर। सही नाम क्या है? राधे कृष्णा। हमारे यहाँ हमारा धर्म इतना उदार, हमारी संस्कृति इतनी उदार, इतनी लिबरल रही कि उसने प्रेयसी को भी इतना महत्व दिया। आज हमारा समाज प्रेयसी को महत्व देता ही नहीं है। राधे क्या थी? प्रेयसी ही थी ना, प्रेमिका ही थी, पत्नी बनने का सौभाग्य था नहीं बनी। तो हमारे यहाँ के समाज, हमारा सोचो इस समाज कितना खुलापन वाला समाज था। आज से 10,000 साल पहले हमारे यहाँ के लोगों ने प्रेम के महत्व को समझा है। आज हमारी सोसाइटी प्रेम के महत्व को नहीं, ये समझाना चाहिए हमारी सोसाइटी को कि भाई हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं। नहीं हुआ है, ये मैं गलत बात बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल लॉजिक बात है कि हमारे यहाँ आज से 10,000 साल पहले प्रेम के महत्व को समझाया जा चुका है और हमने उस महिला को देवी का स्थान दिया। तो जितनी भी प्रेयसी हो उन सबको देवी का स्थान देना। जो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, कोई समस्या वाली बात तक नहीं। ठीक? तो सभ्यता बहुत उदार रही, संस्कृति बहुत उदार रही। बाद में हमारे मन को, हमारे दिल को हमारी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ कर दिया गया। शुरुआत में हम ऐसे नहीं थे। शुरुआत में हम बहुत इनलाइटेंड माइंड के थे, बहुत रेशनल माइंड के थे, बहुत तार्किक सोचते थे और बहुत अच्छा सोचते थे महिलाओं के लिए। ठीक है ना? तो एक तो मातृसत्तात्मक सत्ता के लोग थे हम लोग, और ये एक व्यापारिक सभ्यता थी। यहाँ यानी कि मैक्सिमम जो चीज होती थी वो ट्रेड होती थी। एग्रीकल्चर बहुत कम होता था, यानी सबसे ज्यादा ट्रेड होती थी। बहुत शांतिप्रिय लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, मारकाट बहुत कम करते थे, शांति से अपना जीवन जीते थे। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। मैंने लगभग बातें बताई कि कहां पर है, किस तरह से है, कितने स्थल हैं और मेजर जो साइट्स हैं वो बताई। तो आज इनके थोड़ा सा टाउन प्लानिंग में कुछ साइट्स को देखना है, जिसमें जो पहली साइट है उसका नाम है हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा, जो पहली साइट है। ओके, अब इनके लोग जो थे, जो हड़प्पा के लोग थे, उसकी खुदाई की गई तो कुछ ऐसा एक टाउन प्लानिंग मिला इनका। आपको दो फिगर दिख रहे होंगे, है ना? एक फिगर क्या है? स्क्वायर फॉर्म में है, और एक फिगर कैसा है? रेक्टेंगल में नहीं, है ना? तो आपको बस इतना ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कुछ और भी दिखाई दे रहा है? बड़ा और छोटा दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई दे रहा है जो किसी को ना दिखाई दे रहा है? हाँ, स्क्वायर में है, और भी कुछ दिख रहा है? अलग अलग है, स्पेस है, और भी कुछ दिख रहा है क्या? बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया लड़की बोली है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? भाई एक ऊपर है एक नीचे है, और ऊंचाई पर होने का बहुत बड़ा फायदा मिलता है आदमी को। पता लगा तुम छत पे हो, दोनों नीचे खड़ा है, दोनों मारपीट कर रहे हैं, तुम भी मार रहे हो, ठीक है, अड्डा वो भी मार रहा है, कौन जीतेगा? ऊपर वाला। अगर बाढ़ आ गई उसी बीच में तो, अचानक से कोनो जंगली जानवर आ गया तो कौन बचेगा?
सिंपल बात है। ऊपर ऊपर वाला बचेगा हमेशा, भूकंप नहीं आएगा। नहीं समझो, उस समय ज्यादा भूकंप नहीं आते थे, उस समय ज्यादा बाढ़ आती थी, सबसे ज्यादा बाढ़, सबसे ज्यादा फ्लड आता था। हमारे यहाँ की सभ्यताएं जो नष्ट हुई वो फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से, है ना। ये ऊपर है, ये नीचे है। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि यहाँ पर जो लोग थे वो रॉयल फैमिली के लोग थे। यहाँ पर राजा रहते थे। कौन? राजा लोग रहते थे, उनकी फैमिली के लोग रहते थे। उनका जो मुख्य पुरोहित होता था वो आदमी रहता था यहाँ पर, यानी कि जिसे प्रीस्ट कहते हैं आप लोग। ये इस टाइप के लोग, यानी कि जो कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति होता था, वो यहाँ पर रहते थे। इस टाइप के जो लोग थे एकदम हायरार्की लेवल के टॉप पोजीशन पर, वो कहाँ पाए जाते थे? यहाँ पर। और इसे कहा जाता था उस समय दुर्ग, जिसे हम लोग सिटाडेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सिटाडेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटाडेल। और ये हमेशा ऊंचाई पर होता है, और आप साइज में देखें तो छोटा होता है, लेकिन जितनी भी प्रीशियस चीजें मिली, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मिली, वो कहाँ मिली? दुर्ग वाले साइड से मिली। ओके, अब ये क्या है? निचला। यहाँ पर कौन लोग रहते हैं? सामान्य प्रजा रहती है, सामान्य लोग, कॉमन मैन, लाइक मजदूर, किसान, है ना, उल्टे सीधे इस तरह के काम करने वाले लोग, जिनकी कोई औकात नहीं थी, वो कहाँ पाए जाते थे? यहाँ पर। सामान्य सिपाही यहाँ पाए जाते थे। क्लियर हो? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुआ था यहाँ पर, इसका मतलब समझ आया? पूरी वॉल खींच दी गई थी, नहीं समझे? चारों ओर से एक बेहतरीन किला नुमा आकृति बनाई गई, पूरी चार दीवारी घेर दी गई कि कौन अटैक कर ही नहीं सकता। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो सबसे पहले अगर कौन आक्रमणकारी आएगा तो कौन मारा जाएगा? ये मारे जाएंगे। और इसका नाम दिया गया था नगर। क्या नाम दिया गया था? इसको नगर कहते थे। तो सबसे पहले मार कौन खाएगा? नगर वाले, आम लोग। और ये लोग अपने दुर्ग में इमरजेंसी के लिए एक अंदर से सुरंग बना के रखते थे। दुनिया में, भारत में, बेसिकली भारत में मैंने कई सारे किलों का ऑब्जर्वेशन किया है जाकर के। भारत के मैक्सिमम जो किले बनाए गए, हर किले में एक सुरंग जरूर पाई गई। हर सुरंग में, मतलब हर किले में एक सुरंग जरूर पाई गई आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए। और वो सुरंग या तो जंगल के बीचों बीच खुलती थी या तो नदी के किनारे जाके खुलती थी। बस दो ही जगह पर ओपन होती थी, या तो जंगल के, भयानक जंगल के बीच में जाके ओपन होगी, या तो नदी के किनारे ओपन होती। यानी कि राजा आपातकालीन स्थिति में उस सुरंग के माध्यम से अपने आप को बचा सकता था। उस सुरंग के बारे में कुछ ही लोगों को पता होता था। हाँ, उनको बचने नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन होती थी इस बात की कि सुरंग कहाँ है। तो ये प्राइवेसी के लिए ठीक बात होती है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो क्या करना चाहिए? सिंपल तरीका यही है, और क्या? नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुम्हारा दुश्मन तुमको मारे, इससे पहले क्या मतलब है? उसको मार दो, नहीं तो तुमको मार देगा, फिक्स बात है। इसलिए दुनिया में एक सिद्धांत दिया गया फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल का, कि यानी कि दुनिया में जो आदमी फिट होगा वही आदमी सर्वाइव करेगा। जो आदमी फिट नहीं थे, कोरोना ने मार दिया उनको, और उनको मरना चाहिए था, क्योंकि तुम फिट नहीं हो। भाई जिंदा कौन रहेगा? जो आदमी फिट होगा। सिंपल बात है, जिस आदमी को फिट रहे ना वही आदमी जिंदा रहेगा, नहीं तो मारे जाओगे। कोरोना नहीं मारता तो कौन और मार देता तुमको, यानी कि मरना तय था तुम्हारा। तो ज्यादा हम लोग, हमारे पतन का कारण है हमारा इमोशन। हम भावनात्मक ज्यादा हैं, हम संवेदनशील ज्यादा, इसलिए मारे जाते हैं। हमारा इसी वजह से हम अपने आप को उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम संवेदनशील बहुत ज्यादा है। तुम्हारे संवेदनशील होने से क्या फर्क पड़ता है? पहले खुद को संवेदनशील, मतलब खुद को तो उठाओ, दुनिया बाद में समझेगी। तो संवेदनशीलता बाद में, पहले खुद को ऊपर उठाओ। समझ आया? जब तक तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में जब तक इमोशन है तब तक तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर कुछ खत्म करना है तो अपने इमोशन को खत्म करो। कौन आदमी आ रहा है वो बहुत लाचार दिख रहा है, तुमसे तो ज्यादा लाचार है, तुम ज्यादा लाचार हो यार उससे। पहले अपनी स्थिति सुधारो। तुम किसी को 5 रुपए 10 रुपए दे करके तुम उसकी लाचारी सुधार सकते हो? नहीं सुधारा जा सकता। तुम खुद उससे ज्यादा लाचार हो। तुम अपनी मम्मी से खुद 10 रुपए मांग के आते हो, उसमें और तुमने ज्यादा अंतर थोड़े है। तुम कहीं भीख मांग रहे हो, कहीं भीख मांग रहा है, अंदर इतना तुम मम्मी से मांग रहे हो, तुमसे मांग रहा है, और तुम बहुत बड़े राजा हरिश्चंद्र बने घूम रहे हो। तो सबसे पहले अपनी स्थिति सुधारो। ऐसा काम करो कि हमारी स्थिति सुधरे। हमें मांग कर देने की नौबत ना है, क्योंकि तुम उससे ज्यादा लाचार हो। वो तो मांग भी रहा हो, तुम मांग भी नहीं सकते। अपनी फैमिली को छोड़ करके मांग सकते हो? नहीं मांग सकते, इसलिए ज्यादा लाचार तुम हो। समझ आ रहा है ना? तो ऐसे लोग थे। इस तरह की टाउन प्लानिंग थी। कहां पर? हड़प्पा में। यहाँ इसको दुर्गीकृत किया गया था, इसको दुर्गीकृत नहीं किया गया था। यहाँ पर आम लोग रहते थे, यहाँ रॉयल फैमिली रहती थी। ठीक है, ये कहाँ की सिचुएशन है? हड़प्पा की।
हड़प्पा फिलहाल कहाँ है अपने यहाँ? तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कहाँ पर है इसकी लोकेशन? पंजाब प्रांत में है। पंजाब में एक जिला है जिसका नाम है मांटो गोमरी। मांटो गोमरी। हमारे यहाँ योगी जी ही खाली शहरों का नाम थोड़ा बदलते हैं, पाकिस्तान के लोग ही करते हैं। मांटो गोमरी कानपुर का पहला कलेक्टर था। ये जो मांटो गोमरी शब्द है, ये एक समय हुआ करता था कि पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। पाकिस्तानियों को जब ये पता चला कि ये एक बहुत ब्रिटिश आदमी था, बड़ा दुष्ट आदमी था, और ये कानपुर का पहला कलेक्टर था और बड़ा दुष्ट आदमी था, बहुत ज्यादा मुसलमानों को मारा था, तो उन्होंने कहा इस आदमी के नाम पे हमारे देश का नाम, हमारे जिले का नाम नहीं हो सकता, इस जिले का नाम ही बदल दिए, नाम कर दिए साहिवाल। तो प्रेजेंट में इसका नाम क्या है? साहिवाल। तो हाँ, इसी को साहिवाल कहते थे। पहले इसका नाम क्या था? मांटो गोमरी। और मांटो गोमरी कानपुर के पहले कलेक्टर का नाम है। क्लियर हुआ? तो वर्तमान में इसकी लोकेशन क्या है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटो गोमरी में है। क्लियर हुआ? या साहिवाल में। रावी नदी के किनारे पाया गया। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे पाया गया। इसी रावी नदी को हम परुषणी नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से? परुषणी नदी भी इसको कहते हैं हम लोग। ये एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर दुनिया का पहला हिस्टोरिकल वार लड़ा गया। इस नदी पर दुनिया का पहला ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध का नाम है दशराग्य युद्ध। कौन सा युद्ध? दशराग्य युद्ध। ये दुनिया का होने वाला पहला ऐतिहासिक युद्ध है, दशराग्य युद्ध। ठीक है? ये किस नदी के किनारे लड़ा गया? रावी नदी के किनारे। रावी नदी पंजाब के आसपास में है, लेकिन तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है प्रेजेंट टाइम में। रावी नदी के किनारे हड़प्पा पाया गया। सर जॉन मार्शल, क्या नाम है? सर जॉन मार्शल नाम के एक व्यक्ति हुए। सर जॉन मार्शल एक व्यक्ति हुए, बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, और ये उस समय एएसआई हुआ करते थे। एएसआई का मतलब अधिकारी वाला नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसमें? बहुत बड़ा अंतर बता रहा हूं, समझो। ये ब्रिटिश आदमी था, ये ब्रिटिश आदमी था। इसको हायर करने का काम किया था लॉर्ड कर्जन ने। इसको किसने हायर किया था? लॉर्ड कर्जन ने। वो वही लॉर्ड कर्जन है जिसने बंगाल का पार्टीशन किया था 1905 में। ठीक है? जॉन मार्शल कौन है? एएसआई है। यानी कि एएसआई एक ऐसी संस्था है कि अगर भारत में आपको कहीं खुदाई करानी है तो बिना एएसआई की परमिशन से आप कहीं भी खुदाई नहीं करा सकते। तो उसका डायरेक्टर जनरल हुआ करता था कौन? सर जॉन मार्शल। यानी कि मेन आदमी था कौन? सर जॉन मार्शल। इसके ऊपर हायरार्की लेवल में कौन बैठा हुआ था? लॉर्ड कर्जन। समझे? तो लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था, यानी कि बड़ा अधिकारी था, सबसे बड़ा आदमी वही था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने एक व्यक्ति को हायर किया जिसका नाम है सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल का बहुत सारा इंटरेस्ट था भारत की सभ्यता और संस्कृति को जानने का। बहुत इंटरेस्ट था इस आदमी को कि यहाँ पर क्या है। तो सर जॉन मार्शल जब हायर किए गए एएसआई के डायरेक्टर जनरल के रूप में, तो इन्होंने अपने को असिस्ट कराने के लिए एक व्यक्ति को हायर किया जिसका नाम रखा गया दयाराम साहनी। क्या नाम है? दयाराम साहनी जी। क्लियर हो गया? दयाराम साहनी इनको असिस्ट करते थे, यानी कि अगर ये कोई भी ये व्यक्ति कोई भी काम करता था तो किसको रिपोर्ट करता था? मार्शल को। मार्शल किसको रिपोर्ट करता था? तो कर्जन को। ऐसा मामला था। तो सर जॉन मार्शल लंदन में बैठा हुआ था, भारत में नहीं था जिस समय की घटना है। तो लंदन में इसके पोस्ट को डिजाइन किया गया। समझो, पोस्ट कहाँ है? भारत में। पोस्ट दिया इसको कहाँ? लंदन में। वहीं से इसने डायरेक्ट गाइड किया किसको? दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी कहाँ थे? इंडिया में। सोचो अंग्रेज कितने शानदार काम करते थे उस टाइम। फोन के माध्यम से तुरंत बात हो जाती थी। तो मार्शल ने दयाराम साहनी को फोन मिला के बात की। उन्होंने कहा कि इस वाले इलाके में जाओ और वहां खोजबीन करो और जो पता चले हमको बताओ। दयाराम साहनी जी वहां गए, 3-4 साल तक लंबी खुदाई की है। लगभग घटना है 1921 के आसपास। कब की? 1921 तक हड़प्पा में खुदाई की किसने? दयाराम साहनी ने। लगभग 3 सालों तक कठिन तपस्या की, यहाँ कठिन खुदाई की। खुदाई का आलम ऐसे समझो, ये पंजाब वाला रीजन देख रहे हैं। पंजाब वाला रीजन काफी हद तक उस समय डेजर्ट एरिया हुआ करता था। कैसा? डेजर्ट, बहुत सारा जंगली इलाका होता था। और अगर आज से मात्र 50 साल पहले, 20 साल पहले सोचो तो तुम्हारे गांव में सियार बोला करते थे, हूं करके। बड़ा डर लगता था, रात 7 बजे जाने से बड़ा डर लगता था, अब सियार बोल रहा है, कौन लकड़ गा रहा है। इस तरह के तमाम जानवर थे। आप अपना घर छोड़ के बाहर वाले चौराहे जा नहीं सकते। चौराहा तो होता ही नहीं था पहली बात, तो सामने जा नहीं सकते थे आगे वाली रोड पर। डर लगता था कि कौन जानवर ना आ जाए।
और भी तमाम डर, उस समय भूत चुड़ैल फलाना ढिमका, इस तरह के भी डर थे, अभी भी डर लगता है। ये डर है गांव में। और इनका डर, दयाराम साहनी का डर पंजाब के एक ऐसे इलाके में जहां कोई नहीं पाया जाता, सिर्फ कंकाल पाए गए हैं, क्योंकि वहां के रीजन के लोगों को पता नहीं इस वाले टीले पर हड्डियां मिली हैं, वहां भूत रहते हैं, अफवाहें फैलाई जाती गांव में। यहाँ की बात इतनी बार फैलाई जाती है, तो कई बार लोग गए होंगे दिन उनमें, तो देखा होगा हड्डियां उड्डियां पाई गई कई सारी, अच्छा यहाँ भूत रहते हैं, यहाँ मत आया करो। अफवाहें बड़ा रूप लेती थी। हाँ, बड़े बहुत बात की घटना है। तो दयाराम साहनी को इतना डरा दिया गया, दयाराम साहनी भी तो किसी न किसी को लेके गए होंगे, तो वो आदमी दयाराम साहनी से ज्यादा डरा हुआ था। सर मैं आपको बोल रहा हूं वहां मत जाओ, वहां जाने का मतलब है कि मृत्यु निश्चित है। आपको क्या मतलब है खुदाई करने का, क्यों खुदाई करनी है आपको? वहां सिर्फ हड्डियां हैं, वहां सिर्फ मारे जाएंगे, वहां जानवर हैं, सियार बोलता है, पता नहीं कितनी कितनी बातें, और भयानक गर्मी लगती है। क्यों जा रहे हैं आप वहां पर? दयाराम साहनी क्योंकि ऊपर से ऑर्डर सजा नहीं था, और वो जो उनका नौकर था उसको भी ऑर्डर मानना था दयाराम साहनी का। तो उसने कहा देखो महाराज, नौकरी रहे या ना रहे, हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन कब? हम सुबह 6 बजे उठेंगे, 6 बजे एकदम भोर रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, अब सुबह 9 बजे तक काम करेंगे, 6 बजे से 9 बजे के बीच में काम करेंगे, जितना आप खुदाई कर सको इन 3 घंटों में उतनी कर लो, उतने में हम आपकी पूरी सहायता करें, उसके 1 सेकंड नहीं रुकेंगे वहां पर, हम तुरंत भागेंगे, आप नौकरी से निकालना हो तो आज निकाल लो। दयाराम साहनी ने कहा यार इससे तो टिकने वाला है नहीं, चलो 3 घंटे तो बोल रहा है ना, इसलिए 3 साल लग गए इसको खोदने में। कितने? मात्र 3 घंटे। वो आदमी काम ही करने को तैयार नहीं था, तो एक आदमी नहीं थे, कई सारे आदमी थे, और सभी के मन में यही फितूर था कि हम नहीं जाएंगे, मार दिए जाएंगे, वहां बहुत सारे भूत है, चांडाल है, मारेंगे हमको, तो आपको मरना है तो आप जाओ, हमें नहीं मरना है। इसलिए दयाराम साहनी सिर्फ 3 घंटे बेचारे काम कर पाते। सोचो कितना चैलेंज रहा होगा उस आदमी के लिए। आज कोई चैलेंज नहीं है अपने आर्कियोलॉजिस्ट के सामने, उस समय बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा उनके टाइम में, कितना डर लगता होगा। 9 बजे के बाद इतनी भयानक तूफानें चलती थी डेजर्ट वाले रीजन में कि सारी की सारी धूल, सारे बालू सब आंखों में आते थे। नहीं आते होंगे? डर अलग से है और खाना पीना अलग से नहीं, कुछ नहीं, आराम से इसे काम किया जाता था। फाइनली 1924 में, कब? 1924 में दयाराम साहनी को लगभग इस लेवल पे पहुंचे कि हमने लगभग चीजें खोज ली। तो ठीक बात है। तो ये बात जब पता चली मार्शल को, रिपोर्ट की दयाराम साहनी ने, तो मार्शल ने लंदन में बैठ करके अपनी एक मैगजीन निकाली, द इलस्ट्रेटेड न्यूज लंदन। क्या नाम है? द इलस्ट्रेटेड न्यूज लंदन। ये किसकी मैगजीन है? ये मार्शल की मैगजीन है। 1924 में इस मैगजीन में मार्शल ने पहली बार अनाउंस किया कि हमने दुनिया की एक प्राचीनतम सभ्यता का खोज, मतलब एक दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता को खोज निकाला है। क्लियर हुआ? यानी कि इस सभ्यता का इंडस वैली सिविलाइजेशन नामकरण पहली बार मार्शल ने कब किया होगा? 1924 में, न कि 1921 में। कहां पर किया होगा? लंदन में। समझ में आ रहा है? ये सवाल पूछा गया है आपके सिविल में, सबने पढ़ा है 1921, यूपीएससी में इसका राइट आंसर माना 1924। आप जितनी किताबें उठा के लाना, हर किताब में आपको 1921 ही मिलेगा, और यूपीएससी ने इसका उत्तर माना कितना? 1924। क्यों? क्योंकि पहली बार इस बात की घोषणा कब की गई? 1924 में। कहां से की गई? लंदन से। किसने की? सर जॉन मार्शल। समझ में आया? कोई भी काम तुम कर लो, जब तक आप उसकी घोषणा नहीं करोगे तब तक थोड़े मानी जाएगी। और दयाराम साहनी घोषणा करेगा, मार्शल करेगा? अथॉरिटी किसके पास है? मार्शल के पास है। और मार्शल इंडिया में था नहीं, मार्शल को रिपोर्ट होने में एक लंबा टाइम लगा। हो गया मामला 1924 का, तब जब उसको रिपोर्ट मिली कि हाँ खोज ली है, ऐसा ऐसा मामला है सच में, तब उस आदमी ने 1924 में इस बात को अनाउंस किया कि हमने एक भारत की प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला है, और उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या नाम है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हो चुकी थी। 1922 में मोहनजोदाड़ो खोजा जा चुका था राखालदास बनर्जी के द्वारा, और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे थी, और उसके बाद काफी नदियां थी जो, मतलब काफी सभ्यताएं, मतलब स्थल थे जो सिंधु नदी के किनारे मिल चुके थे 1924 तक। ये भी रिपोर्ट उसको मिली कि मैक्सिमम जो साइट मिल रही है वो सिंधु नदी के किनारे मिल रही हैं, इसलिए वो फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा 1924 में, इसका नाम क्या होना चाहिए? सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। आया समझ में?
पहले रास्ता सभ्यता मतलब राजा लोग होते नहीं। नहीं नहीं, इसका सबूत इसका है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट आइडियोलॉजी है। हाँ, शेरशाह यहाँ पे पगला गए, शेरशाह बहुत बात। हाँ, ना 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 ना, वो कुछ मेसोपोटामियन राजा थे, अकाडियन राजा थे, जिनमें एक सारगोन का नाम आता है, एक राजा का नाम आता है गिलगमेश का नाम आता है। ये मेसोपोटामियन राजा है ना। गिलगमेश के बारे में पता है, मतलब एक इतनी भयानक तरीके की मैथोलॉजी है मेसोपोटामियन कल्चर में। गिलगमेश नाम का एक राजा हुआ इराक में, मेसोपोटामिया के टाइम में। कहा जाता है कि गिलगमेश जो है वो मानव के उद्धार के लिए, मानव के अमृत को प्राप्त करने के लिए पाताल में आज भी उतर रहा है। मतलब इसकी कहानी एक दिन हम आपको समझाएंगे। क्या है कि गिलगमेश एक बहुत बड़ा राजा हुआ, कहां, मेसोपोटामिया में। उसको पता चला, इस बात की जानकारी हुई कि पाताल लोक में एक ऋषि के पास अमृत का एक कुंड है। अमृत का एक कुंड है, छोटा सा कुछ लोटा टाइप का है, उसमें अमृत रखा हुआ है। अगर उस पाताल लोक से उस अमृत के कुंड को लाया जाए और मानवता को पिला दिया जाए, तो पूरी जो मानवता है वो ईश्वर की तरह अमृत को प्राप्त हो जाएगी। यानी कि मानव कभी मरेगा नहीं और ईश्वर पर विजय प्राप्त कर लेगा। गिलगमेश ईश्वर पर विजय प्राप्त करने के लिए आज भी पाताल लोक में उतर रहा है। मेसोपोटामियन कल्चर में इस बात की स्वीकृति आज भी है कि उसकी आवाजें, यानी कि गिलगमेश की आवाजें हमको सुनाई देती है। तो कितनी भयानक माइथोलॉजी है। अंधविश्वास अपने देश में है, उनके देश में भी अंतर बस इतना कि हमें पता नहीं है कि तुम्हारा अंधविश्वास क्या है। वो पाताल लोक में उतर रहा है, वो चिल्लाता है मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, कुंड लेके आऊंगा। तो कितने साल से उतर रहा वो आदमी, 9000 साल से पाताल में उतर रहा है आज तक, अभी तक पाताल मिला नहीं उस आदमी को। तो फिर वो मान लो अभी 2-4-5 हजार साल में मिले, तो फिर उसको उतने टाइम पे यहाँ वापस भी आने में लगेगा। तब अमृत मिलेगा ना, तब मानवता का उद्धार होगा, तब मानव ईश्वर पर विजय प्राप्त करेगा। पता नहीं क्या होगा तब, लेकिन ये तो फिक्स है, एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जब मानव ईश्वर पर विजय प्राप्त करेगा। वो समय दूर नहीं है, मानव जरूर ईश्वर पर विजय प्राप्त कर लेगा, क्योंकि ईश्वर नाम की कोई चीज है ही। जब दर्शन पढ़ोगे तो तुम्हारे सामने यही सत्य निकल के आएगा कि यही अंतिम सत्य है, यही तुम्हें समझ में आएगा। तुम इस बात पर फाइनल वर्डिक्ट पे आओगे। सब बकवास बात है, जो कुछ होना है वो यही, इसके बियॉन्ड इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तो तुम्हारा आईएएस बनना बहुत बकवास बात है, सब बेकार है, सब यही मरना है, सब बेकार हो जाएगा। तुम जान के तुम्हें क्या लगता है कि तुम आईएएस बन जाओगे बहुत सुखी हो जाओगे? जो तुम्हारा सुख है वो तुम्हारे दुख से ज्यादा भयानक है। वो तुम्हारा जो सुख है वो तुम्हारे दुख से ज्यादा कष्टकारी है। किसी व्यक्ति को, एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक सिंगल आदमी को किसी लड़की से प्रेम होना ये सुख है, लेकिन इसमें दुख क्या है? उस लड़की का बने रहना, ये बहुत भयानक दुख है। उस लड़की को बनाए रखना, उसके लिए शिद्दत करना कि बनी रहो, जाना मत, ये और बड़ा दुख। हमेशा उसे खोने का डर, ये अलग दुख। अगर दुर्भाग्य से वो चली गई तो कितना बड़ा दुख, बहुत बड़ा दुख। ये तुम्हारे सुख से बड़ा दुख है, इसलिए सुख की चिंता क्यों करते हो भाई? दुख में हो ज्यादा अच्छा है, सुख में आने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि सुख ज्यादा भयानक है। नहीं है, ज्यादा भयानक है। तुम्हें लगता है कि सुख अच्छा है, नहीं, सुख ज्यादा विनाशकारी है। कैसे? आईएएस बन गए, सुख मिला, पावर है, रुतबा है, तुम्हें छींक भी आई, 50 लोग खड़े हो गए, साहब को छींक आ गई। और जिस दिन तुम रिटायर्ड हो गए, तुम कोरोना से मर जाओ, कोनो पूछने वाला नहीं, तुमको एक गिलास पानी कोनो देने वाला नहीं। कितना भयानक कष्ट होगा उसमें। एक समय था कि हमें जुकाम होता था, लोग आ जाते थे। आज मैं मर रहा हूं लेकिन हमारे पास कोई नहीं, तो कितना बड़ा कष्ट होगा। मनमोहन सिंह से इस कष्ट को पूछ के देखो, कितना भयानक कष्ट होगा उस आदमी को। एक समय था कि मेरी टोपी बोलती थी मेरे इंडिया में, आज मुझे कोई पूछने तक नहीं आता है। कष्ट है कि नहीं? तो दुख ज्यादा कष्टकारी नहीं है, भयानक ज्यादा सुख है तुम्हारा, वो ज्यादा कष्टकारी। इसलिए सुख में रहने की इच्छा छोड़ दो, अगर सच में जिंदा रहना चाह रहे तब फाइनली एक डिसीजन तुम्हारे सामने आएगा कि जो है इस संसार में उसको खूब ढंग से जी लो, है ना, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, इस शरीर को सुखी प्रदान करो बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं।
क्योंकि मरने के बाद इस दुनिया में क्या होने वाला किसको क्या पता। हमने बहुत अच्छे काम थोड़े किए होंगे कि हम यहाँ इस स्कूल में पैदा हुए हैं, कुछ घटिया काम किए होंगे तब आज, नहीं तो अंबानी के घर में पैदा हुए होते, मुगलिया खानदान में पैदा हुआ होते, उस टाइम में पैदा होते हम लोग, नहीं पैदा होते यार। तुम लोगों ने एक भूतनाथ वाली मूवी देखी जिसमें वो आता है, अमिताभ बच्चन जाता है तो उससे लाइन पूछता कि अच्छा ये बताओ तुम कौन सा कुत्ता बनना पसंद करोगे, गली वाला या किसी अमीर खानदान में। तो अगर अमीर खानदान के यहाँ का कुत्ता बनना है तो ये इतने लंबी ये लिस्ट है, इतने लोगों के बाद तुम्हारा नंबर आएगा। अब आदमी बनना है तो इसके बाद ये, और कैसा आदमी बनना है ये भी सब डिसाइड था। तो हमने बहुत अच्छे काम करे किए होंगे हम लोग, तब यहाँ पैदा हुए हैं। तो जब अब जी सकते हैं इतना भयानक, अगर ऐसा कुछ है, पहली बात तो ऐसा है, अगर हमने पूर्व जन्म में भयानक पाप किए होंगे तो हमको ये वाला जन्म मिला है। तो आज खूब बढ़िया ढंग से जिंदगी जी लो, जैसे आप जी ले रहे हो, फिर मरेंगे, फिर पाप होगा, वहां हिसाब होगा, फिर आएंगे वहां भी जी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात पड़े। उस स्वर्ग के चक्कर में आज का दिन क्यों खराब करना है, इसको बढ़िया एंजॉय के साथ, आगे जो होगा देखा जाएगा। हमसे ज्यादा चांडाल लोग मरे हैं इस दुनिया में और वो जी रहे हैं वहां जाकर, अगर वो जी ले रहे हैं तो हम भी जी लेंगे, नहीं जी लेंगे। इस बात की आकांक्षा पाल के अपने शरीर को सुख प्रदान करें, सिवाय इसके अलावा और कुछ नहीं जीवन में, ठीक।